नमस्कार सभी को, मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे कंसेप्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे किए थे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने काफी सारी बातें सीखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, आयोटा क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट हमने डील किए पिछली क्लास में। आज इस क्लास में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, और साथ में थोड़ा सा है, बस 10 मिनट का लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जो रहता है थोड़ा सा रहता है, ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा एसएससी ने पूछे हुए हैं और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैथ से मैंने सॉर्ट आउट किए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ। वार्न क्या, जस्ट सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स यहाँ जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से हटके है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पोलर फॉर्म निकालते थे, कल भी हमने डिस्कस किया था पोलर फॉर्म के बारे में। जैसे जेड है, वो अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी पोलर फॉर्म क्या बनती है, वो मैंने बताया था, आर कोस थीटा बनती है प्लस आयोटा आर साइन थीटा बनती है, ठीक है। या फिर आर को हम जेड से भी लिखते थे, कल भी मैंने बताया था आर को जेड भी लिखते हैं, यानी कि जेड कोस थीटा प्लस आयोटा जेड साइन थीटा। और ये जेड बार आपको पता है क्या होता है, मॉडुलस। क्या होता है, मॉडुलस। तो ये थीटा निकालने के लिए, ये वाला थीटा जो है, ये निकालने के लिए इसको आपको बताया गया था, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करनी पड़ेगी। कल भी थोड़ी सी बताया था मैंने, एक टेबल जो आपको बनवाई थी, वो टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए, साइन थीटा के कोस थीटा की वैल्यू उसमें लिखी थी, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की समझ यहाँ पे होनी जरूरी है, ठीक है। तो वही बात करनी है हमें पहले 10 मिनट में, लगभग ज्यादा नहीं लगेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड को स्ट्रोंग बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री है छोड़ दो, यहीं पे क्लास छोड़ दो तो कोई बात नहीं है, तो आपका नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर ये आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन फंस गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाने वाली है, 1 नंबर खत्म हो जाने वाला है हरियाणा के पेपर में, ठीक है। तो समझ लेना है, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी समझ यहाँ पे होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कल जो मैंने ड्रॉ किया था वो मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। जो एंगल लिखे जाते हैं, मैं एंगल लिख रहा हूँ। पहला एंगल 0 एंगल, ये π/6 जो 30 होता है, π/4 जो 45 होता है, π/3 जो 60 होता है, और π/2 जो 90 होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा लिखा है मैंने, यहाँ पे कोस थीटा लिखा है मैंने, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पे 0, π/3 पे 1/2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 3/√2 और यहाँ पे 1। ये रिप्लेस हो जाती है बाद में, आपको पता है 1, 3/√2 और √2, ये यहाँ चला जाता है 1/2 और ये यहाँ चला जाता है 0, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताई थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब ये एंगल निकाले जाते हैं, कई बार क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव एंगल भी आएंगे, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल भी आएंगे, तो वहां पे हमें डील करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। वही बात हमें बस समझनी है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं एक बार। सिर्फ मैं साइन थीटा की और कोस थीटा की बात करूंगा और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं करूंगा। जैसे और भी होते हैं, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, ये सब होते हैं, उनकी डील मैं नहीं करने वाला हूं, उनकी बात नहीं करने वाला हूं। सिर्फ इन दोनों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। ये एक क्वाड्रेंट होते हैं 4, कौन कौन से, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। ये वही है कि यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस था, यहाँ पे कोई वाई एक्सिस था, तो ये आपस में कट गए। ये एक्स एक्सिस था ना, ये वाई एक्सिस था, तो यहाँ पे कटने के बाद ये सब फॉर्म हो गया। आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पे एंगल होता है वो 0 एंगल होता है। 0 एंगल जब बनाते हैं, आपने बचपन में एंगल बनाए होंगे तो ऐसे ही तो बनाते हैं। ये एक ऐसे था,
यहाँ पे प्रकार रखी है, ऐसे घुमाया, तो यहाँ से शुरू होते हैं, तो यहाँ 0 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल, ऐसे बनते थे, है ना। तो ये 0 एंगल होता है, यहाँ पे 90 है, 90, जिसको हम पाई बाई टी लिखते हैं। यहाँ पे घूम के 90 और 90 जुड़ के ये पाई बन गया, यानी कि पूरा 180 बन गया, ठीक है। फिर 90 और जुड़ गया, पाई में पाई बाई 2 और जुड़ गया, पाई में पाई बाई 2 और जुड़ गया, 270 बन गया, 3 पाई बाई 2 बन गया, और फिर ये घूम के वापिस 360 बन गया, यानी कि इस पाई का दुगना बन गया 2 पाई, पाई प्लस पाई, ठीक है। अब सिर्फ साइन और कोस की बात, यहां पे साइन और कोस, साइन थीटा भी और कोस थीटा भी, ये भी पॉजिटिव होता है जी और ये भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा नेगेटिव होता है। जो मैथ्स से है उनको सबको पता भी है। यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो नेगेटिव हो जाता है, कोस थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। सॉरी, ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे मैं बताऊं आपको, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों नेगेटिव। और यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे साइन थीटा जो होगा वो तो नेगेटिव होगा और कोस थीटा होगा वो पॉजिटिव। आप इस तरह से ध्यान रखते हो, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव तो इसके सामने दोनों नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव तो इसके सामने साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव तो कोस पॉजिटिव। ये बात आपको समझ लेनी है सबसे पहली बात। उसके बाद आते हैं अगली बात पे। उसके बाद ये समझो कि जब मुझे एंगल यहां से लेके यहां तक जाना होगा तो मुझे ये वाला रास्ता सही रहेगा, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, ठीक है। लेकिन जब मुझे यहां आ जाना पड़ेगा, यहां आ जाना पड़ेगा, तो मैं ये लंबा रास्ता ना लेके कौन सा रास्ता लेना पसंद करूंगा? ये वाला रास्ता लेना पसंद करूंगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, अभी इसका लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों हुआ ये ऐसा, ठीक है। अगर मुझे यहां जाना है तो डायरेक्ट यहां से यहां, ठीक है। यहां जाना है तब भी मैं यहां से आना पसंद करूंगा, क्योंकि यहां से मुझे लंबा पड़ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे आना पड़ गया, यहां मुझे आना पड़ जाए या यहां मुझे आना पड़ जाए, तो मेरे लिए ये रास्ता शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना, ये वाला ठीक रहेगा रास्ता। समझ में आ गई बात? अब समझते हैं इसका लॉजिक क्या है, इस बात का लॉजिक क्या है, ठीक है। ये टेबल आपको लिख लेनी है, मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। चलो अब देखो, जो हमारा ये है जेड, जो होता है a प्लस आयोटा बी, इसको लिखते हैं। 4 तरीके से हो सकता है। कैसे? मैं अगर लिखूं, यहां पे देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कि a पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव निशान और ये आ जाए, ऐसा हो सकता है। b यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस का a आ जाए और ये आ जाए, b पॉजिटिव आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव आ जाए। समझ गए बात? ये बात समझ आपको जानी चाहिए। यहाँ पे a और b दोनों पॉजिटिव है, यहाँ a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, यहाँ a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। समझ गए? अब आपको पता है अगर ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, बोथ, ठीक है। साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा और कोस थीटा भी पॉजिटिव आएगा। तो वो कहां चले गए? इस क्वाड्रेंट में चले गए, और पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो एंगल आएगा, जो आंसर हमारा आएगा थीटा, जो आर्ग्यूमेंट आएगा, जो थीटा आएगा, वो ऐसे का ऐसा लिख देना है, ठीक। जो थीटा आएगा वो ऐसे का ऐसा लिख देना है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब भी आपको समझाऊंगा इस बारे में, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है। तो a आपको मैंने बताया भी था, जो a को लिखते हैं, जो पहले वाले लिखते हैं a को लिखते हैं वो मॉडुलस z कोस थीटा लिखते हैं, और b को जो लिखते हैं मॉडुलस z साइन थीटा। पोलर फॉर्म बनाते हुए थोड़ा सा लास्ट की वीडियो, आप लास्ट क्लास है उसको देख लेना, लास्ट में क्या लिखा है मैंने वो देख लेना। मैं एक बार और यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ हटा रहा हूं मैं। देखिए, अगर कोई z इस फॉर्म का है, a प्लस आयोटा b है,
तो उसकी मुझे पोलर फॉर्म लिखनी पड़ जाए, पोलर फॉर्म, तो वो लिखी जाती है क्या, वो लिखी जाती है मॉडुलस z कोस थीटा प्लस, अभी तो बताया था है ना, आइटा z साइन थीटा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि इस a की जगह कौन आया, इस a की जगह कौन आया, z कोस थीटा, है ना, और b की जगह कौन आया, z साइन थीटा। ये तो अब ये यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, तो साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे a पॉजिटिव है, b नेगेटिव, यानी कि जो साइन थीटा होगा b वाले पोर्शन में आएगा, साइन थीटा जो होगा वो तो नेगेटिव आएगा, और कोस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अब साइन नेगेटिव हो, कोस पॉजिटिव हो, वो कहां पे है, वो तो यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये तो यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए कोई ऐसे जाना पसंद नहीं करेगा, वो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जीरो एंगल है ना, यहाँ पे जीरो है, मतलब क्या होगा, जो हमारा थीटा आएगा, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, जीरो में से माइनस करके लिखेंगे। जो हमारा थीटा आएगा वो तो आ जाएगा, उसको हम जीरो में से घटा के लिखेंगे, जीरो माइनस थीटा। समझ में आ जानी चाहिए बात, ठीक है। अगर यहाँ पे जो थीटा आएगा वो ऐसे कैसा लिख देंगे, पोलर फॉर्म में आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा और समझ में आएगा। यहाँ पे अगर जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में तो जीरो में से घट के चला जाऊंगा, यानी कि जो थीटा आएगा उसको जीरो में से माइनस करके लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे a नेगेटिव b पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा, ये पॉजिटिव b पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव और कोस थीटा नेगेटिव। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे थीटा देखना है, कोस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, तो यहाँ पे आए साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, तो मुझे अगर इस क्वाड्रेंट में जाना है, यानी कि सेकंड में जाना है, तो इस क्वाड्रेंट में मुझे ऐसे ही जाना अच्छा लगेगा, ना कि ऐसे जाना, ठीक है। और इसमें यहां पहुंचने के लिए मैं करूंगा क्या, यहां जो पाई है, पाई में से कुछ घट जाएगा, यहां अब वो भी तो बात है ना कि जीरो में कुछ ऐड करने से तो अच्छा क्या है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए जीरो में कुछ ऐड करने से अच्छा क्या है कि पाई में से कुछ घट जाए, ठीक है। पास तो ये पड़ेगा इसमें से, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा कर देना पड़ेगा, और कुछ नहीं। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा कर देना पड़ेगा, ठीक। अब देखो अगली बात, माइनस a माइनस आयोटा b हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव और कोस थीटा भी नेगेटिव। तो यहां आने के लिए साइन थीटा भी नेगेटिव हुआ, कोस थीटा भी नेगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की, या इस क्वाड्रेंट की। वो थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा गलत बता गया था, शायद वो थर्ड नहीं था, फोर्थ था यहाँ पे, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेना। हाँ यहाँ पे फोर्थ है, थर्ड नहीं है। बातों पे कई बार जुबान और हाथ साथ नहीं देते हैं, एक तरह से माइंड कहीं और होता है। चलो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। अब इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं यहां से जाना नहीं पसंद करूंगा, यहां से जाना पसंद करूंगा, ठीक है। और यहां से यहां जाऊं तो ये एंगल क्या होता है, पाई, और यहां से उल्टा जाऊं तो ये एंगल क्या होता है, माइनस पाई। नेगेटिव हो गया ना, जीरो, यहां जीरो है, जीरो से उल्टा जाऊंगा माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर और पीछे जाऊंगा तो माइनस पाई हो जाएगा ये, ठीक है। जीरो में से घटता रहेगा, जैसे जीरो में इस तरफ से जाए तो पॉजिटिव पाई, यानी कि पॉजिटिव 180, और जीरो से इस तरफ जाओ तो नेगेटिव पाई, ठीक है। यानी कि अगर मुझे इस क्वाड्रेंट पे जाना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जाने के लिए माइनस पाई में, देखो ये माइनस पाई और उसमें कुछ जुड़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो यानी कि माइनस पाई में जोड़ना पड़ेगा थीटा। बस ये बातें ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
अब इस खेल तमाशे को अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। ये जो खेल तमाशा है ये आ गया आपको समझ तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर इस तरह की बात हो दोनों ही पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट आर्गुमेंट जो आया वही लिख दो। अगर साइन नेगेटिव हो तो 0 में से घटा के लिख दो, अगर साइन पॉजिटिव हो तो पाई में से घटा के लिख दो, अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो माइनस पाई में जोड़ के लिख दो। यानी कि मेन फंडा ये है। अब सवाल जब करूंगा तो आपको ये समझ में आने वाली बात बनेगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इसको वापस से रिवाइंड करके देख लेना। मैंने पहले ही कहा था, शुरू करने से पहले कहा था, माइंड को थोड़ा ब्रॉड रखना है इसको समझने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो ध्यान कर लेना। मैंने थर्ड क्वाड्रेंट शायद लिख दिया था, यहाँ पे थर्ड नहीं था, वो फोर्थ था, ठीक है। बाद में कमेंट आते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं बेस पे करवा रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं एक बार। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन लिखा है जैसे फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट भी निकालना है। किसका निकालना है? देखो ये क्वेश्चन लिखा है, मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट भी। z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो मॉडुलस तो आपको पता ही क्या होता है। मॉडुलस होता है जी ये z का बार, और ये क्या होता है जी इस -1 का स्क्वायर, इस -√3 का स्क्वायर, है ना। और एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे मॉडुलस निकालते टाइम चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव ही बनेंगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, -√3 का 3, 3 और 1 4, 4 का √2, ये हो गया। ये हो गया क्या? मॉडुलस z। उसके बाद क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। दोनों ही निकाले हैं ना, आर्ग्यूमेंट निकालने हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट देखो, ये चाहे हम साइन थीटा का यूज करके कर सकते हैं, चाहे हम कोस थीटा। अब ध्यान से देख लेना, ये देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। तो दोनों ही नेगेटिव है तो हमारे पास जो बात बनेगी ये कुछ इस तरह बनेगी, बात बनेगी वो इस तरह बनेगी, ठीक है। अब हम निकाल कोई से भी तरीके से सकते हैं, देखते हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए हम कहते हैं ना, ये जो -1 होगा वो मॉडुलस z कोस थीटा होगा, क्योंकि ये वाला कोस थीटा होता है, ये वाला साइन थीटा हमने कर चुके हैं। अब z की वैल्यू तो 2 है, तो -1 इक्वल टू 2 कोस थीटा होगा, यानी कि कोस थीटा जो आएगा वो -1/2 आएगा। कोस थीटा जो आएगा वो -1/2 आएगा। अब कोस थीटा 1/2 देख लेंगे, माइनस नहीं, सिर्फ 1/2 देख लेंगे कहां होगा। हमने टेबल बनाई थी, उसमें देख लेना है आपको। जो कोस थीटा अगर 1/2 हो वो कहां पे होता है? π/3 पे, π/3 पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कौन है नेगेटिव? ये कोस थीटा नेगेटिव। साइन निकालने की जरूरत नहीं है, साइन भी नेगेटिव आएगा, ये दिखा रहा है साइन भी नेगेटिव आएगा। तो साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, ये बात बोल रहा है। और ये बात जब हमें थीटा ये π/3 ऑप्शन में भी मिलेगा, लेकिन π/3 ऑप्शन में नहीं निकाला है। ऐसे भी नहीं सोचना है कि -1/2 है तो -π/3 कर दूं, माइनस ऐसे कैसा, और 1/2 की जगह π/3। चलो भाई काम बन गया। हमें आंसर क्या करना है? -π + π/3 करना है। और जब ये हम इसको 1 के साथ करके हम इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 3π जाएगा, यहाँ पे -3π और +π, तो ये आएगा -3π + π 2π/3। तो आर्ग्यूमेंट होगा, ये आंसर होगा। जो कोई सोचेगा भी नहीं, या तो ये सोचेगा या फिर ये सोचेगा, लेकिन एक्चुअल बात ये होगी। समझ आ रही है? मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए ये बात, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, शायद और अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल है, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, आपका और माइंड थोड़ा सा बिल्ड होगा इससे, अगले वाले से, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन है, इसी में ये लिखा हुआ है जैसे आपके सामने, z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, ये लिखा है -√3 प्लस आयोटा, ये z लिखा है। अब हमें क्या करना है? मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट। तो पहले तो मॉडुलस तो वही आएगा, आप निकाल भी लोगे। यहां आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो आप समझ सकते हो कि कौन है? 1।
ठीक है। आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 आप जानते हो, जो नहीं दिखता ये 1 कभी नहीं दिखता, परमपिता परमात्मा कभी नहीं दिखता, ठीक है। और ये -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर करना है। इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, आपको पता है √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जुड़ेंगे 4 आएगा, 2 आएगा, चलो तो 1 का स्क्वायर आपको पता है ये क्या आने वाला है 2, पीछे वाला भी किया था, ठीक है। ये सब कुछ सोल्व होके जो 2 आ गया, कौन आ गया ये 2, मॉडुलस z आ गया, ये आ गया ये 2, ठीक है, मॉडुलस z आ गया ये 2, ठीक है। अब देखते हैं मॉडुलस आ गया, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए, या फिर यहां से निकाल लो या यहां से निकालो, कहीं से निकालो, यहाँ प्लस वाले से निकालना, आपको पीछे कोस वाला निकाला था, प्लस वाला निकाल के देखते हैं। जो ये वाला 1 होता है लास्ट वाला, आपको जानते हैं ये वाला 1 मॉडुलस z sin थीटा होता है, ठीक है। मॉडुलस z की तो वैल्यू 2 आई है, तो 1/2 इक्वल टू sin थीटा। कैसे हो गया, ये 2 था, ये 2 इस तरफ आ गया, तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे, π/6 पे 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। टेबल से देख लेना, π/6 पे होती है, तो π/6 पे होगी, लेकिन ये π/6 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऐसी बात हमें देखनी है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, तो पीछे वाला पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, और आगे वाला नेगेटिव मतलब कोस नेगेटिव, है ना। आगे वाला नेगेटिव तो कोस नेगेटिव, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, देखो कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ये रहा कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, है ना, ये रहा यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई में से ये घटाना पड़ेगा, π/6, पाई में से π/6 घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये 6 यहां जाएगा, 6 पाई में से पाई गया, 5π/6 आंसर इसका होना चाहिए आर्ग्यूमेंट। ना तो आंसर ये होगा, ना ये आंसर ये होगा, आंसर होगा ये, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी चीज का मॉडुलस या आर्ग्यूमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये थी वो चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था, और इसके साथ साथ हमने आज का पहला क्वेश्चन भी कर लिया, जो मैं आज के लिए लेके आया था, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, आप इसकी सब कुछ की जरूरत नहीं है, 1-2 क्लास के लिए जरूरत है, मैं आपको यहीं पे रखता हूँ, या फिर मैं रिवाइंड भी करवा दूंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, देखते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेंज इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलता है, पोलर फॉर्म में चेंज करना वही होता है जो अभी हमने किया है, मॉडुलस निकाला है, आर्ग्यूमेंट निकाला है, तभी तो पोलर फॉर्म में बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले वाला करना, दूसरे वाले आपको करना है। पहला क्वेश्चन है -1 + आयोटा, ये क्वेश्चन है, इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में क्या होती है, पोलर फॉर्म वो होती है जी मॉडुलस z cos थीटा प्लस मॉडुलस z आयोटा sin थीटा, ये होती है जी पोलर फॉर्म, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये होती है। z cos थीटा जो होता है इसके इक्वल होता है, z आयोटा sin थीटा इक्वल इसके इक्वल होता है। थीटा निकालना है और z निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। थीटा निकालना और z निकालना हम अभी अभी सीख चुके हैं थोड़ी देर पहले। मॉडुलस z पहले क्या आएगा, √-1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 + 1 √2। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं आया वो जाके पोगो देख सकते हैं, ठीक है। या फिर ट्रिक सीख सकते हैं जो यहाँ पे बहुत कम सिखाई जाएंगी, कंसेप्ट ज्यादा बिल्ड करे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, कोस थीटा, है ना, कोस थीटा निकालना है। अब यहाँ थीटा निकालना है, जो -z cos थीटा हुआ आप समझ सकते हो, ये -z cos थीटा हुआ वो किसके इक्वल हुआ, -1 के, ठीक है। और ये z कितना आया, √2, तो cos थीटा कितना आ गया, -1/√2। अब मुझे सिर्फ 1/√2 देखना है, 1/√2 किस पे होता है, π/4 पे, माइनस नहीं देखना है। अब देखते हैं कि cos थीटा क्या आया, नेगेटिव, देख लो ये नेगेटिव लिखा है, cos थीटा तो आ गया भाई नेगेटिव, cos थीटा तो आ गया नेगेटिव, sin थीटा आ गया पॉजिटिव। अब देख लो cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव कहां होता है, ये किया cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, sin पॉजिटिव cos नेगेटिव, ये तो यहाँ पे होता है जी। यहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यहां से कुछ माइनस करना पड़ेगा, यानी पाई माइनस पाई बाई 4 करना पड़ेगा। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4 करना पड़ेगा। तो 4 पाई में से पाई जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4 और जेड की आ गई √2। तो पोलर फॉर्म क्या बन गई, √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस √2 आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। बस हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि मोड 10 जेड में जेड की जगह √2 लिखा है और थीटा की जगह 3 पाई बाई 4 लिखा है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि उसको एंगल के कैसे करना है। हमने कोस नेगेटिव चाहिए, साइन पॉजिटिव चाहिए, कोस नेगेटिव चाहिए, साइन पॉजिटिव। कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव यहां आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे जाना है तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ पाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो पाई जो होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि मुझे इस क्वाड्रेंट में आना है तो माइनस पाई में कुछ जोड़ना पड़ेगा, और मुझे इस क्वाड्रेंट में जाना है तो पॉजिटिव पाई में से कुछ घटाना पड़ेगा। सीख चुके हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, 4 बातें लिखी। ठीक है, अगला आपको खुद करना है √3 प्लस आयोटा, ये छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसकी भी पोलर फॉर्म हमें निकालनी है, √3 प्लस आयोटा लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अगर 1-2 पेपर हरियाणा एसएससी से देखा है, पुलिस से देखा है, तो ये टर्म आपने देखी होगी। ठीक है, ऐसे W सब बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन है, ग्रीक है, ये मुझे नहीं पता ना, हमें मैटर है इस बात से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने आयोटा के बारे में डिस्कस किया कि आयोटा होता है √-1। ठीक है, √-1। ठीक है, जो ये ओमेगा होता है, एक्चुअल में 3 बातें होती हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, ये जो 1 होता है, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्या क्यूब रूट। ठीक है, 1 के क्यूब रूट के 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। और इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, एक तो खुद 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। कुछ समझे हो इस बात से? नहीं समझे होगे तो मैं कहना चाह रहा हूं, बात इसको इस तरह से समझो। आपको अगर ये गिवन है x² = 25, ठीक है, x² = 25, तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो इसके 2 रूट निकलने चाहिए। मैंने बताया था जितनी यहाँ पे पावर होती है उसके उतने ही रूट निकलते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रूट x के कितने होने चाहिए, 25 का अंडर रूट, यानी कि कौन कौन, एक तो प्लस का 5 और एक माइनस का 5। ऐसे हम करते थे, क्योंकि प्लस का 5 का स्क्वायर करें वो भी 25 बनता है। देख लो, x की जगह +5 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा ना, और x की जगह अगर -5 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे वो भी 25 आएगा। यानी कि यहाँ पे x² था, x² 25 था, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हुई, 2 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी इसलिए 2 वैल्यू पॉसिबल हुई। ये बात समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, √1, ये लिखा है √1। ठीक है, किसी का क्यूब रूट कब निकलेगा, जब वो किसी का क्यूब होगा। यानी कि कभी ना कभी ये चीज ऐसे थी कि x³ = 1, x³ = 1, जो क्या हुई, x = 1 का क्यूब रूट हुई। जैसे यहाँ 25 था तो √25 हो गया। ठीक है, तो अब इसके कितने सॉल्यूशन निकलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 थी पावर, तो 2 सॉल्यूशन निकली थी, एक प्लस का 5 लिखा है, एक माइनस का 5। तो यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। और वो 3 सॉल्यूशन कौन होते हैं, एक तो खुद 1 होता है, 1 यहाँ पे रख के देखेंगे, 1 की क्यूब 1 ही होती है, 1 = 1, 1 की क्यूब 1 होती है। एक होता है ओमेगा, ठीक है, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालने लग जाऊं, 1 की क्यूब रूट निकालने लग जाऊं, तो उसके 3 उत्तर आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा, और एक कौन आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 1 तो हो ही गया। ठीक है, 1 तो 1 हो गया। जो ओमेगा होता है ये होता है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये होता है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, तो अब मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिख सकते हो आप क्या लिखना है। मैं अभी आपको एक बार डिटेल से बना देता हूं ये क्या है। सॉल्यूशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 इज, कौन कौन होंगे, 1 होगा, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ओमेगा जो होगा फिर से लिखवा रहा हूं, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ये होगा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, एक और रिजल्ट आपको मेनली याद रखना है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा वो 0 होगा। पहली बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। दूसरी बात, ओमेगा की पावर 3 करोगे वो हमेशा 1 होगा। ओमेगा की पावर 3 करोगे वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो, देखो क्या आया है, कभी x क्यूब था वो 1 होता था, जब मैंने x निकालना सीखा तो ऐसे लिखा गया 1 का क्यूब रूट। ठीक है, 1 के यहाँ पे 3। अब क्योंकि ओमेगा इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ओमेगा x की जगह क्या रख सकता हूं, ओमेगा, या फिर यहाँ भी x की जगह क्या रख सकता हूं, ओमेगा। तो ओमेगा की क्यूब कितनी होगी, 1। ठीक है, सेम अगर मैं ओमेगा की जगह स्क्वायर रखूं तो ओमेगा की स्क्वायर और फिर उसकी पावर 3, वो भी कितना होगा, यानी ओमेगा की पावर 6 भी कितना होगा, 1। ऐसे ही ओमेगा की पावर 9 भी कितना होगा, 1। ओमेगा की पावर 12 भी कितना होगा, 1। ओमेगा की पावर आगे चलता रहेगा कुछ भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यूब जो होगा 1 होगा, फिर ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में जितने भी होंगे वो सारे 1 देंगे। आपको यहां से सिर्फ 2 रिजल्ट ध्यान रखने हैं, ये दोनों रिजल्ट जो हमारे क्वेश्चन में यूज होनी है बस। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करते हैं, पजल नहीं होना है। अगर समझ नहीं आया है तो आपको ये 2 रिजल्ट ध्यान रखने हैं जो पेपर में यूज हो सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। हमने सिर्फ इतना सा बोला है कि 1 के जो सॉल्यूशन होंगे, 1 के क्यूब रूट के जो सॉल्यूशन होंगे वो 3 होंगे। 1 के क्यूब रूट के सॉल्यूशन जो होंगे वो 3 होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 तो खुद 1 है, ओमेगा ये है, ओमेगा स्क्वायर ये है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो 1 के इक्वल होती है। बस क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करते हैं, हम देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे डिस्प्ले है, देख लें। ये लिखा है, एक मिनट मैं डाल लेता हूं। ये क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, फिर बीच में माइनस है, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 3, ये किसके इक्वल होगा, ये पूछा है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ये है, ये प्लस है, थोड़ा सा चेंज है बस दोनों में। ये रिजल्ट आपको अभी ध्यान मैंने लिखवा दिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये 1 प्लस ओमेगा जो है, ये 1 प्लस ओमेगा ये यहाँ पे है, तो सिर्फ मुझे यहाँ इस तरफ ले जाऊं तो मुझे 1 प्लस ओमेगा मिल जाएगा, किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मैं इस दोनों की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर वहां पे पहले ही था, उसकी पावर कितनी होगी, 3। समझ आ गया होगा। ठीक उसी तरह ये 1 रहा और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर रहा। अब यही रिजल्ट मैं दोबारा से अगर लिखने लगूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं उस तरफ ले जाऊं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा के आएगा। यानी कि इस 1 को और इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा लिख सकता हूं। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब ये इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, ये माइनस ऐसे कैसा, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे, ये माइनस ओमेगा ऐसे कैसा, इन दोनों को हटा के मैंने क्या लिखना, माइनस ओमेगा ही लिखना है, और पावर कितनी है, 3। समझ आ गया होगा। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर जुड़ के माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर बना देंगे, पावर कितनी, 3। माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा
यानी कि 1 ओमेगा और 1 ओमेगा, 2 ओमेगा हो गए पावर 3। अब माइनस की पावर 3 करेंगे तो माइनस, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, यहां ओमेगा स्क्वायर है फिर 3 है तो ओमेगा की 6 माइनस, फिर यहां माइनस, क्योंकि माइनस की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 8, ओमेगा की पावर 3, ये ओमेगा की 6 होता है वो भी 1 होता है, ओमेगा की 3 होता है वो भी 1 होता है, अभी पढ़ के आ गया है। तो यहां से बचा -8, यहां से माइनस, यहां से फिर से -8, ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अब यहां से आपको क्या दिख रहा होगा कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस का 8 प्लस का 8, आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ जाना चाहिए 0, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 6, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हमें बस निकालना है, सिंपल। तो देख लेते हैं वही बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सारे मिलकर कितना बनाते हैं 0। अब मुझे यहां से 1 प्लस ओमेगा दिख रहा है, यहां से 1 प्लस ओमेगा कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों को उठा के माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ही था, पावर कितनी हो गई 6, दूसरी तरफ हमें निकालना है, आंसर निकालना है इसका। माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर जुड़ के -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, पावर कितनी 6। माइनस की पावर 6 करेंगे, माइनस की पावर अगर इवन टाइम करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 बन जाएगा, बता रखा है ये सब मैंने। और ओमेगा की पावर 2 है और 6, 2 6 12, ये पावर गुणा होगी, 2 6 12 होगा। अब हमें पता है 12 हो, यानी कि हमें पता था ओमेगा की पावर 3 भी 1 होता है, ओमेगा की 6 भी 1 होता है, ओमेगा की 9 भी 1 होता है, यानी कि जो 3 की टेबल में आते हैं वो 1 देते हैं। तो यानी कि ये क्या देगा 1, तो 1 और 64 की मल्टीप्लाई 64, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हम खा सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर ये कंसेप्ट हमारा पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, ये है 1 प्लस ओमेगा क्यूब, इसी से रिलेटेड है बस और कुछ नहीं, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। 1 प्लस ओमेगा है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू तो हमें क्या नहीं मिल जाएगी 1 प्लस ओमेगा, दूसरी तरफ ये चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा, पावर कितनी 3, फिर यहाँ माइनस यहाँ देखो। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वही बात, ये वाला 1 और ये वाला ओमेगा स्क्वायर यहीं पे रख लूं और उसको भेज दो दूसरी तरफ माइनस ओमेगा बना के, है ना। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा आ जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी इंक फेड हो गई है। अच्छा अब देखते हैं यहां से माइनस की पावर जब 3 करेंगे तो माइनस ही रहेगा, ओमेगा की पावर 2 है, 2 3 6, ये आ गया, बीच में माइनस, माइनस की पावर वही जब 3 करेंगे तो माइनस ही आएगा और ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा, समझ गए। ये माइनस ऐसे कैसा, ओमेगा की 6 1 बहुत बार कर लिए, माइनस ऐसे कैसा, ये माइनस ऐसे कैसा, ओमेगा की पावर 3 1 कर लिया है। यहां से -1 माइनस और माइनस +1, आंसर कितना आ गया -1 +1 0, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अभी हमने पोलर फॉर्म पढ़ लिया है और ये ओमेगा डिस्कस कर लिया है। एक बात और अब हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेंगे, फिर जो बचेगा देखते हैं, प्रैक्टिस बचेगी बस हमारी, क्योंकि कंसेप्ट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं क्या होता है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, एक क्वेश्चन मेरे लिए, एक आपके लिए। पहला पार्ट है 4 - 3 आएगा,
इसका मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, इसका 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। मैंने थोड़ी देर कल बताया था कि जो z होगा और जो z के ऊपर ये डैश होगा, वो इन दोनों की गुणा जो होगी वो मॉडुलस z के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, जो z होगा और z का डैश होगा वो z स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने किया भी था, जो a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, देख सकते हैं z, और ये तो z है और ये z का बार है। ठीक है, इन दोनों की गुणा जब करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। और जो z अगर ये था तो जो ये आता है मॉडुलस z, वो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि ये भी कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कल भी मैंने बताया था। यानी कि अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का इससे क्या रिलेशन है वो मैं बता रहा हूं। यानी कि क्या हो गया, ये मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। ये होता है, बता भी दिया कैसे होता है। अब देखिए, मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए, यानी कि z का इनवर्स चाहिए। ये z था ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब z इनवर्स, ये चाहिए। तो इस z का मुझे इनवर्स बनाना है, तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो z उल्टा हो जाएगा, और वो z ये जो था वो इस तरफ ले आऊं, यानी पहले यहाँ पे z बार बचा और z का स्क्वायर आ गया नीचे, तो ये हो गया z इनवर्स। यानी कि किसी का भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछे, अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पढ़े पूछे तो उसका बार करके, यानी कि डैश करके बार का स्क्वायर कर दो, मॉडुलस का स्क्वायर कर दो। अब ये क्वेश्चन था 4 - 3 आयोटा, तो मुझे अगर ये करना पड़ेगा तो ये लिखूंगा मैं 4 + 3 आयोटा, और मुझे ये करना है तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का 5, लेकिन ये करा है, और लेकिन इसका मुझे स्क्वायर चाहिए, तो 5 का ये हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, वही आ जाएगा जो रूट था। तो अब मुझे क्या चाहिए, z इनवर्स। z इनवर्स जो होता है वो बता चुका हूं मैं, वो होता है z डैश डिवाइड बाय z बार का स्क्वायर। z डैश आया 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 25, ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने निकालता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होगा। चलिए, काफी है मेरे ख्याल से इस क्लास के लिए। ठीक है, कई बार बच्चों ने बोला है कि ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है, 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, जिसमें ज्यादा थोड़ा बोर फील हो जाता है मैथ से। तो इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ छोटी वीडियो करने के लिए, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट। ठीक है, और इस क्लास में भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ही कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जो कल वाली क्लास से या पिछली क्लास से थोड़े रह गए थे। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए हमने ये रिलेशन तो कम से कम डिस्कस कर ही लिया था कि z जो होता है z बार इक्वल टू z का स्क्वायर होता है, ये तो हमने समझ ही लिया था। लेकिन इससे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आज सीख लिया। जैसे अभी अभी बताया हमने कि z इनवर्स जो होगा ये इस तरफ जाके बनेगा, तो z बार का नीचे जो होगा z मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, z डैश के नीचे z मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, ये हमने अभी डिस्कस किया। और डिटेल्स हमने पोलर फॉर्म को भी आज डिस्कस किया है, कि कल जब बताया था पोलर फॉर्म को थोड़ा ऊपर ऊपर से ही आइडिया दिया था। ठीक है, तो आज हमने बिल्कुल डिटेल से पोलर फॉर्म को समझा है, और कैसे हमने आर्ग्यूमेंट निकालना है वो हमने आज बिल्कुल डिटेल से शुरू में ही समझ लिया। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है, आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। और एक ये नया बंदा ओमेगा, ये भी आज हमने डिस्कस किया कि ओमेगा जो होता है वो क्यूब रूट ऑफ -1 होता है, ओमेगा का 3 जो होता है वो -1 होती है, ओमेगा का 6 जो होता है वो 1 होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है। इसके बेस पे 2-3 सवाल किए, तो ये 3 बातें आज हमने डिस्कस करी। और अब अगली वीडियो जब आएगी या अगली क्लास जब मैं लूंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं जो हरियाणा एसएससी ने पूछे हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी के रिलेवेंट है और एचएसएससी के रिलेवेंट है, वो सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे।
और इसको खत्म करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर कोई लेंगे। ठीक है, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। अगर काम अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करो और दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलो जो मैथ्स से डर रहे हैं, शायद उनको ये सब क्लासेस देख के, मैथ्स को देख के थोड़ा आसान लगे, क्योंकि हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ साथ थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो शायद उनको अच्छा फील हो सकता है, मैथ्स से शायद डर ना लगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।